हेलो एंड वेलकम टू कहिए जनाब। आज हमारे साथ हैं गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी। चलिए पता करते हैं कि पूरे गुजरात ने नरेंद्र मोदी का मुखौटा तो पहन लिया, लेकिन नरेंद्र मोदी इस मुखौटे के पीछे असलियत में है क्या। वेलकम टू द शो। मैंने इसके लिए बहुत इंतजार किया है। मुझे बताइए कि अभी जो हो रहा है देश में, ये नहीं कि आज प्रेजेंट डे में क्या हो रहा है, एक तरह से हमारी जो डेमोक्रेसी है जो एकदम वोट बैंक पॉलिटिक्स पे आ गई है, क्या यही डेमोक्रेसी हमें चाहिए और क्या ये सही है? पहली बात यह है कि डेमोक्रेसी वोट बैंक पॉलिटिक्स पर नहीं गई है। आज विश्व में जितनी शासन व्यवस्थाएं हैं उसमें भरोसा करने योग्य, आशा करने योग्य अगर कोई व्यवस्था है तो वो डेमोक्रेसी है। राजनीतिक दलों ने अपने राजसत्ता प्राप्त करने के लिए वोट बैंक पॉलिटिक्स में उसका फायदा उठाने की कोशिश की है। वोट बैंक पॉलिटिक्स ये डेमोक्रेसी का कारण नहीं है। वोट बैंक पॉलिटिक्स सत्ता भूख का परिणाम है और सत्ता भूख के लिए देश के हितों को बलि चढ़ाना, वोट की चिंता करना और उसमें से वोट बैंक पॉलिटिक्स क्रिएट होता है। और जब तक देश की जनता वोट बैंक पॉलिटिक्स का घोर विरोध का माहौल नहीं बनाती है, तब तक ये राजनीतिक नेता, राजनीतिक दल जो शॉर्टकट खोजते रहते हैं वे सुधरेंगे नहीं। और मैं मानता हूं कि देश के भला चाहने वाले सब लोगों ने वोट बैंक पॉलिटिक्स के खिलाफ एक कड़े से कड़ा अभियान चलाना चाहिए। आप कहते हैं वोट बैंक पॉलिटिक्स, मेरे दर्शकों को बताइए एकदम स्पष्ट शब्दों में कि आपकी डेफिनेशन में वोट बैंक पॉलिटिक्स क्या है? देखिए, अगर मैं जैसे गुजरात में मैं बात करता हूं, हम जो भी करेंगे 5.5 करोड़ गुजरातियों के लिए करेंगे। हिंदुस्तान के संविधान निर्माताओं ने कहा था कि कभी भी देश में संप्रदाय के आधार पर रिजर्वेशन मत दो। देश की संविधान सभा जो थी उसमें एक भी आरएसएस वीएचपी वाला नहीं था। गांधीयन लोग थे, स्कॉलर लोग थे और हाईली क्वालिफाइड लोग थे जिन्होंने संविधान बनाया। और संविधान में डिबेट में कहा गया था कि किसी भी हालत में देश में संप्रदाय के आधार पर रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। देश का दुर्भाग्य देखिए, वोट बैंक पॉलिटिक्स की खातर हाईकोर्ट ने 3 बार आंध्र का विरोध किया, उसके बावजूद भी संप्रदाय के आधार पर आरक्षण की ओर चल रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर कभी भी आर्मी में हिंदू कौन, मुसलमान कौन, ईसाई कौन कभी नहीं पूछा गया था। बिल्कुल। इस देश की यूपीए सरकार ने एक ऐसा कमीशन बनाया जो आर्मी में देशभक्तों को पूछ रहा है कि आपका संप्रदाय, वो कहता है मेरा संप्रदाय भारत माता है। ये जो बंटवारा करने की कोशिश है वो वोट बैंक पॉलिटिक्स को टारगेट करते हैं। अभी एक नया कमीशन बना है जिसका रिपोर्ट बड़ा खतरनाक है। क्या? हिंदुस्तान के अंदर दलितों को, ट्राइबल को आरक्षण देने का कारण हिस्टोरिकल सोशल सिस्टम है। हमारे पूर्वजों ने पाप किए हैं, उसे बाहर लाने के लिए ये आवश्यकता। और संविधान निर्माताओं ने, बाबा साहब आंबेडकर ने सब ने मिलकर के ट्राइबल को, शेड्यूल कास्ट को आरक्षण देने की योजना बनाई। अब क्या कर रहे हैं कि जो कन्वर्टेड ट्राइबल हैं, कन्वर्टेड दलित हैं, उनको भी आरक्षण का अधिकार मिलेगा। इसका मतलब आप कन्वर्जन को एक इंसेंटिव दे रहे हैं। और तब जाकर के सवाल उठता है क्या इसमें कोई विदेशी हस्तियों का रोल है क्या? ये सवाल उठा, बहुत स्वाभाविक है। और तब जाकर के वोट बैंक पॉलिटिक्स इस देश के अंदर आतंकवादियों को खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए पोटा का कानून न बनाना, मैं समझना नहीं पा रहा हूं। और ये कहना कि किसी संप्रदाय विशेष के खिलाफ है। अगर कोई कठोर से कठोर कानून अगर आतंकवाद के खिलाफ बनता है तो नक्सलवाद को भी लागू होना है। बिल्कुल। नक्सलवाद के अंदर कौन सी कम्युनिटी के लोग हैं? नहीं, वो एक टेररिस्ट का कब से एक तो ये रिलीजन कब से होने लगा? टेररिस्ट। तो सारी अच्छा दुनिया के 127 देशों ने आतंकवाद के खिलाफ कठोर से कठोर कानून बनाए हैं। और वे लोग डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। वे लोग बिल्कुल बिल्कुल ह्यूमन राइट को मानने वाले लोग हैं। मैं आपका इस पे एक रिएक्शन चाहती हूँ। वॉशिंगटन का एक इंस्टीट्यूट है फॉर टेररिज्म, उन्होंने कहा है कि भारत इराक के बाद इस दुनिया का सबसे ज्यादा टेररिज्म अफेक्टेड देश है। इतना ही नहीं, देश ने पाकिस्तान के साथ जितने युद्ध लड़े हैं, युद्ध में जितने हमारे सेना के जवान मरे हैं, अफसर मरे हैं, उससे ज्यादा हमारे सेना के जवान और अफसर आतंकवादियों के कारण मरे हैं। निर्दोष नागरिकों को मारा जा रहा है। स्टैटिस्टिक्स मुझे लगता नहीं बहुत लोगों को पता हुआ कि इराक जहां पे एक ऑक्यूपेशन है, सारी दुनिया ने माना है कि इराक, और लोगों को लगता है कि टेररिज्म आया
हिंदुस्तान पिछले 30 साल से टेररिज्म के कारण कठिनाइयों को झेल रहा है, चाहे कश्मीर का हो, चाहे पंजाब का हो, चाहे तो श्रीलंका के टेररिस्टों का हिंदुस्तान के अंदर कोई न कोई रोल होता हो। ये सारी चीजें हैं जो देश को परेशान करके रखे। मध्य भारत अब नक्सलाइट अफेक्टेड हो गया, एकदम 141 डिस्ट्रिक्ट्स अफेक्टेड हैं। हमारे कैबिनेट के एक मंत्री कहते हैं कि इस देश में जो भी बांग्लादेशी है उसको नागरिक बना दो। एक तो ये वोट बैंक पॉलिटिक्स की भाषा है, और रामविलास पासवान और लालू यादव ये लोग हैं जो पिछले साल बिहार के चुनाव में ओसामा बिन लादेन के कपड़े पहना करके वोट मांगने के लिए लोगों को ले जा रहे हैं। आप अपना खुद का मास्क पहनते हो, ओसामा का मास्क पहनाते हैं। अब देखिए, मोदी का मास्क, तो मोदी इस देश का नागरिक है और मोदी पर ऐसा कोई इल्जाम नहीं है। हाँ। ये ओसामा बिन लादेन का मास्क पहनते हैं, इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य क्या हो सकता है। और ऐसे लोग राजनीति में वोट बैंक के सिवा, सत्ता पाने के सिवा और कोई रास्ता नहीं। और इसलिए एक तरफ यूपीए कहती है बांग्लादेश के लोगों को निकालना चाहिए, इतना ही नहीं, आसाम के अंदर बांग्लादेशियों के खिलाफ एक कानून सुप्रीम कोर्ट ने उसको मंजूरी दे दी, लेकिन उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने बांग्लादेशियों को बचाने के लिए जो षड्यंत्र हुआ था, वो कानून बना था, उसको खारिज कर दिया। और भारत सरकार को जिम्मा डाला है कि आर्टिकल 355 के अंतर्गत आप उसको इम्प्लीमेंट करके ये बांग्लादेशियों को निकालने का मैकेनिज्म बनाइए। उनको वहां 355 याद नहीं आती है और अभी तक उन्होंने रोल नहीं किया। नरेंद्र मोदी से आपको लगता है कि क्या इस देश में कंपलसरी वोटिंग होनी चाहिए, जैसे ऑस्ट्रेलिया में है, अर्जेंटीना में है, चिली में है? इस देश का दुर्भाग्य ये है कि सेना का जवान देश के लिए मर सकता है लेकिन देश के लिए वोट नहीं कर सकता। ये अटल जी की सरकार थी, जिसको मैं बहुत बधाई देता हूं कि जिन्होंने सेना के जवानों के लिए प्रॉक्सी वोट की व्यवस्था की और आज सेना का जवान अपना वोट डलवा सकता है। ये इसको करवाने के लिए भी इस देश के अंदर बहुत मशक्कत करनी पड़ी। वोट बैंक पॉलिटिक्स छोड़िए, लोकतंत्र को अधिक मजबूत बनाने के लिए सर्वाधिक लोगों का हिस्सा जरूरी है। सर्वाधिक लोगों का हिस्सा तब जरूरी है कि जब कंपलसरी वोट होगा। अगर कंपलसरी वोटिंग होता है तो चुनाव का खर्चा भी बच जाएगा। ये जो इलेक्शन कमीशन कहता है ना कि चुनाव का खर्च कम करना चाहिए, चुनाव का खर्च कम करने के लिए सबसे अच्छा रास्ता है कंपलसरी वोटिंग। अगर कंपलसरी वोटिंग हो जाता है तो चुनाव का बहुत खर्चा कम हो जाएगा। कैंडिडेट को भी लगेगा मुझे एक सार्वजनिक जीवन के अंदर जाना है, मुझे एक छोटे छोटे तबके को लोग करके करना है। क्योंकि हमारे देश का लोकतंत्र ऐसा है कि 60% लोग वोट करते हैं, 28-30% वाला जीत जाता है, 70% का कोई रोल नहीं होता है। और इसलिए लोकतंत्र को स्ट्रेंथन करने के लिए कंपलसरी वोटिंग ये भी एक रास्ता है और उस दिशा में देश जा सकता है। उसी प्रकार से भारत में पहले चुनाव लोकसभा विधानसभा के साथ होते थे, अब हर 3 महीने राजनीतिक कारण से हर 3 महीने में कहीं कहीं चुनाव हो रहा है और चुनाव के दबाव में सरकारें निर्णय नहीं करती, एक प्रकार की स्थगितता आ जाती है। भारत सरकार भी कभी कभी केरल में चुनाव होगा लेकिन दिल्ली में निर्णय नहीं करेगी और उसके कारण देश की विकास यात्रा को बहुत नुकसान होता है। अच्छा होगा 5 ईयर टर्म फिक्स कर दिया जाए, जो चुन करके आते हैं उनका जिम्मा बनेगा कि कुछ भी करे सरकार को 5 साल चलाए। आज तो उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। आपने अभी एक रिसेंटली स्टेटमेंट दिया और कहा गया कि आप पूरे फेडरल स्ट्रक्चर को अटैक कर रहे हैं कि गुजरात का जो पैसा है वो गुजरात में स्पेंड करने दिया जाए। एक आउटक्राई हो गई देश में, कांग्रेस ने कहा कि आपके खिलाफ एक सेसेशन का केस फाइल किया जाए, कि आप कह रहे हैं कि आप इंडिया की यूनियन से गुजरात को सेसीड कराना चाहते हैं। मैं तो इंतजार करता हूं कि कांग्रेस केस फाइल करे। केस फाइल नहीं किया उसका मतलब कि उन्होंने पॉलिटिकल बयान दिया था तो मामला वहीं पूरा हो जाता है। हाँ। दूसरी बात है, मैंने यही कहा है हाँ। कि भारत सरकार ये घोषित करे हाँ। कि गुजरात से आप कितना धन ले जाते हो हाँ। और गुजरात को कितना देते हो, इतना ही मैंने कहा है। आपको किसी सिंगापुर के मिनिस्टर ने कहा था कि आप ब्रांड इंडिया मत बेचो, ब्रांड गुजरात बेचो, वो ज्यादा बिकेगा, ये सच है? देखिए, मुझे कई लोगों ने कुछ सलाह दी है। मैं गुजरात का मुख्यमंत्री हूँ। हाँ। और मेरी कोशिश ये है और मेरा मंत्र है मेरी सरकार का, हाँ। भारत के विकास के लिए गुजरात का विकास। हाँ। हम आइसोलेटेड टर्म में काम नहीं करते हैं, लेकिन हाँ। गुजरात प्रगति करेगा, देश के लिए करेगा। हाँ। गुजरात के लिए नहीं करेगा। अभी बिहार में आपत्ति आई, गुजरात दौड़ पड़ा। तो मतलब आपने ये नहीं सोचा कि जो कांग्रेस कह रही थी कि नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि गुजरात को वो एक यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ गुजरात बनाना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी इज प्रेसिडेंट? कांग्रेस के लोगों को फिर से एक बार हिंदुस्तान का संविधान पढ़ना पड़ेगा और क्या कहूंगा।